हेलो एवरीबॉडी। पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने डिटेल में देखा कि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है और कुछ एग्जांपल्स भी देखा कि कैसे कैटायंस एनायंस कैथोड एनोड की तरफ माइग्रेट करते हैं, रिडक्शन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ये सब हम लोगों ने देखा और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थे कि कब जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कलर चेंज होता है, फिर तुम्हारा कैथोड पे कब ऑक्सीजन कब हाइड्रोजन, इस तरीके का हम लोगों ने पूरा का पूरा एनालिसिस किया। आज जो हम करने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये एप्लीकेशन वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोग इसको छोड़ के जाते हैं, लेकिन ट्रस्ट में यहाँ से क्वेश्चन आता है और अच्छा खासा क्वेश्चन आता रहता है, इसीलिए एप्लीकेशन वाला हिस्सा अच्छे से करना है। ठीक है, सो इसको देखते हैं। पहली बात तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। अच्छा एक सेकेंड, एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोलिसिस में आप जो ये कह रहे हैं कि करंट के पास करवाने के वजह से हम लोग जो आयंस बिखरे हुए हैं, आयंस फ्री आयंस मौजूद हैं, उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देते हैं कि जो कैटायंस हैं जितने भी प्लस वाले चार्ज हैं वो कैथोड की तरफ चले जाएं, जो एनायंस हैं जितने भी माइनस वाले चार्ज हैं वो एनोड की तरफ चले जाएं। ये रिएक्शन हम लोग करवाते हैं। बट सवाल ये है कि हमको ये क्यों ज़रूरत है, इसका यूसेज क्या है? ये जो आयंस बिखरे हुए हैं उनको एक जगह माइग्रेट करवा के या दूसरे जगह माइग्रेट करा के हमको क्या मिलेगा? इसी को हम लोग देखने वाले हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं एप्लीकेशन। क्या है? रियल लाइफ में हम इलेक्ट्रोलिसिस को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। हमको कुछ चुनिंदा चीज़ें पढ़ने हैं और कुछ मैं बता दूंगी वो नेक्स्ट पार्ट यानी नेक्स्ट चैप्टर के डिटेल में आएगा, लेकिन यहाँ पे जितना रेलेवेंट है हम लोग उतना देखेंगे, विच इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। अब ये एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम क्या है, इसके लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग पढ़ोगे, एक चीज़ होता है, अभी मैं नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि तुम लोग मेटलर्जी चैप्टर में सब देखोगे। एक चीज़ होता है उसको बोलते हैं एल्यूमिना। ठीक है, एल्यूमिना। इस एल्यूमिना में से ये एल्यूमिना कुछ होता है भी बात करेंगे। इसमें से हम लोगों को एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है, इसमें से एल्यूमिनियम निकालना है। ये एल्यूमिना कुछ है, ठीक है, कुछ ऐसा समझो, कुछ ऐसा मिक्सचर है। इसमें से हम लोग एल्यूमिनियम को बाहर निकालना चाहते हैं। एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जिससे हम लोग बर्तन बनाएंगे, जिससे हम लोग बहुत सारे क्या बोलते हैं ऑटोमोबाइल्स के बॉडी जो होते हैं, कार है या एरोप्लेन है, उन सब के बॉडी बनाने में एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। तो हम लोग एल्यूमिनियम का बहुत सारा यूसेज करते हैं और इसलिए हम लोग को एल्यूमिनियम का ज़रूरत पड़ेगा। अब इसको करने के लिए हम लोगों को एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है। भाई एल्यूमिनियम कहीं नेचर में एल्यूमिनियम ऐसे अकेले नहीं पड़ा रहता है, एल्यूमिनियम अलग अलग चीज़ों के साथ मिक्स होके पड़ा रहता है, वहाँ से एल्यूमिनियम निकालना है। तो इसके लिए हम लोग जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे लिखो ताकि तुम्हारे लिए आसान बन जाए। हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे। देखो, हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज़ करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स हम लोग को एक इलेक्ट्रोलाइट बनाना पड़ेगा। हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे तो इसमें लिखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किन किन चीज़ों से मिलकर हम लोग बनाएंगे? हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में लेंगे प्योर एल्यूमिना, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है, प्योर एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फ्लोस्पर। ठीक है, मेरे को स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन में इसका दिक्कत है, फ्लोस्पर। ठीक है, ये हम लोगों को लेना है। ठीक है, इसको फुल्स्पर भी बोलते हैं, फ्लोस्पर भी बोलते हैं, जैसे तुम लोग को बोलना है। भाई स्पेलिंग ध्यान रखो। मैं स्ट्रिक्टली जो लिखी हूँ मतलब मैंने ब्रीफ, जैसा कि मैं बताती हूँ, एक ब्रीफ मैं लेके चलती हूँ सो दैट मैं कुछ भूलूँ ना। तो ये हम लोग एक्चुअल में ये क्यों ले रहे हैं इसका बात करेंगे, लेकिन यही है जिससे हम लोग को एल्यूमिनियम मिलेगा। ये है Al2O3। इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। प्योर एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या है? Al2O3। फिर हम लोग लेंगे क्रायोलाइट। क्रायोलाइट क्या है? Na3Al(F6). बेसिकली इसमें सोडियम, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन तीनों का मिक्सचर है। ठीक है, और ये एक पूरे कंपाउंड का नाम है जिसको बोलते हैं क्रायोलाइट। इंपॉर्टेंट है। दीदी याद कैसे रहेगा? भाई याद तुम लोगों को रखना पड़ेगा। मैं बस इतना हिंट दे सकती हूँ कि यहाँ पे तुम लोग जानते हो यहाँ पे भी बॉन्डिंग के थ्रू ही ये बना है। ठीक है, इन सब के वैलेंसीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है तो कहीं ना कहीं इसलिए यहाँ पे 3 दिख रहा है। इस तरीके से तुम लोगों को मैं बस हिंट दे सकती हूँ, इतना हम लोग डिटेल में हर एक एलिमेंट को उसके वैलेंसी के अकॉर्डिंग तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ सकते, तो इसमें याद रखना पड़ेगा। प्योर एल्यूमिना लिखोगे बार बार तो याद हो जाएगा। Al2O3। फिर है क्रायोलाइट जो कि Na3
AlF6, और फिर आता है फुल्सपर, और फिर आता है फ्लोस्पर जो कि है CaF2, ठीक है, कैल्शियम और फ्लोरीन। सो टेक्निकली हम लोगों को जैसे समझो, बहुत सारे लोग यहाँ पे पूरा स्टोरी को समझोगे तो आसान हो जाएगा, इसको याद रखना। टेक्निकली प्योर एल्यूमिना से ही हम लोग एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि देखो इसमें एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के बैठा है, लेकिन हम लोग इसमें से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। लेकिन इसका एक दिक्कत है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोलिसिस में अगर तुम इसको एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ भी करना चाहते हो तो सबसे बड़ा कंडीशन यही है कि भैया इसको हम लोग को या तो मोल्टेन स्टेट में लेना पड़ेगा या तो एक्वस स्टेट में लेना पड़ेगा। दिक्कत क्या है, इसको हम लोग एक्वस स्टेट में पानी के साथ मिक्स करके नहीं ले रहे हैं, हम लोग को मोल्टेन स्टेट में लेना है। अब मोल्टेन स्टेट में दिक्कत क्या है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी एक्चुअली ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको मेल्ट करना बहुत मुश्किल है, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होता है। समझो प्लीज़ समझो, ये दोनों चीज़ का कोई ज़रूरत ही नहीं था। तुम अकेले इसको भी यूज़ करते तो फिर तुम इससे भी एल्यूमिनियम निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें तो है एल्यूमिनियम। बट दिक्कत क्या है कि ये जो प्योर एल्यूमिना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी इसको अगर तुम गर्म करोगे और पिघलाना चाहोगे ताकि इसके आयंस फ्री हो जाएं, उसके लिए तुमको बहुत हाई टेम्परेचर लेके जाना पड़ेगा, बहुत हाई, ऑलमोस्ट 2050 डिग्री सेल्सियस तक। इतना हाई टेम्परेचर पे लेके जाओगे तब ये अपने मोल्टेन स्टेट, तब ये सॉलिड से थोड़ा लिक्विडी नेचर में आना शुरू करेगा। तो दीदी दिक्कत क्या है, हम लोग कर देंगे, उतना टेम्परेचर तो हम लोग पहुँचा ही सकते हैं। भाई पहली बात तो बहुत दिक्कत है उतना टेम्परेचर पे लेके जाना। फिर तुम कोई लैब में बैठ के एल्यूमिनियम तो निकालते नहीं हो, तुम बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में इन एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो तुमको बड़े बड़े ऐसे इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे जहाँ पे ये टेम्परेचर को संभाला जा सके। और वहाँ ह्यूमन कंडीशंस तो नहीं होगा, इन टेम्परेचर में ह्यूमन लोग तो जाके काम नहीं कर सकते, तो उस लेवल का मशीन्स वगैरह सब कुछ चाहिए। तो बहुत डेंजरस हो सकता है, बहुत कॉस्टली हो सकता है इसके अगर ओरिजिनल टेम्परेचर पे हम लोग काम करेंगे तो। इसीलिए हम लोग प्योर एल्यूमिना नहीं लेके हम लोग 3 चीज़ों का मिक्सचर लेते हैं। हम लोग अगर 3 चीज़ों का मिक्सचर ले लेंगे तो इससे क्या होता है, इससे टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाता है। इससे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, यानी कि उतना ज़्यादा हार्श टेम्परेचर में तुमको काम नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाता है, तुम थोड़ा सा कम, मतलब जैसे ही तुम इसको मिक्स करोगे क्रायोलाइट और फुल्सपर के साथ, इसका जो टेम्परेचर है, मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जैसे ही तुम इस प्योर एल्यूमिना को क्रायोलाइट और फुल्सपर के साथ मिक्स करके इसको मेल्ट करने का कोशिश करोगे, इसको मोल्टेन स्टेज में लाने का कोशिश करोगे, तो 950 डिग्री सेल्सियस तक ये मोल्टेन स्टेज में आ जाएगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ प्योर एल्यूमिना को मेल्ट करते तो फिर इसको मोल्टेन स्टेज में लाने में बहुत टाइम, बहुत एफर्ट, बहुत ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। बात समझ में आया? सो अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूँ तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि प्योर एल्यूमिना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना, इसलिए स्टोरी सुनना ज़रूरी है कि क्यों हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के दौरान प्योर एल्यूमिना को नहीं ले सकते, क्योंकि प्योर एल्यूमिना को इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ करने के लिए उसको मोल्टेन स्टेज में लेके जाना पड़ेगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई है, लगभग 2050 डिग्री सेल्सियस। इस पे बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे के सेंस में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ऐसा तरीके से इतना हाई टेम्परेचर पे काम कर पाना। इसीलिए हम लोग इसका मिक्सचर लेते हैं क्रायोलाइट और फुल्सपर के साथ, जिससे कि जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है, उसमें जो तुम्हारा बोल सकते हो जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कंट्रोल डाउन हो जाता है, 950 डिग्री सेल्सियस तक में ये मोल्टेन स्टेज पे पहुंचना शुरू हो जाता है। इसको एक्चुअल में अगर तुम लोग देखो, प्लीज़ समझना, इसको हम लोग लेते हैं 20 पार्ट्स, सबसे ज़्यादा हम लोग क्रायोलाइट लेते हैं 60 पार्ट्स, और फिर हम लोग लेते हैं 20 पार्ट्स में फुल्सपर। यानी कि अगर ये भी आ सकता है क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में हम लोग किसको लेते हैं, हम लोग लेते हैं क्रायोलाइट को। ठीक है, ये तुम लोग को याद रखना है। ठीक है, क्रायोलाइट में भी एल्यूमिनियम है, हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी चैप्टर में कि इसमें से किसी किसी को हम लोग ओर नाम देंगे, ओर क्या होता है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर रेशियो निकालना चाहते हो तो रेशियो होगा 20:60:20, जो कि क्या हो जाएगा 1:3:1। तो हम लोग इस रेशियो में लेते हैं, यानी कि प्योर एल्यूमिना और फुल्सपर का मात्रा सेम रखते हैं और सबसे कम रखते हैं, और क्रायोलाइट का मात्रा सबसे ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक मिश्रण तैयार करते हैं, और इस मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो 950 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, जो कि काफ़ी काम लायक है। पहले ये चीज़ लिख लो।
तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम है सबसे पहले यही। ओके, अब हम लोग इसका थोड़ा सा डायग्राम देख के करेंगे तो हमको समझ में आएगा। बाय द वे एक चीज़ मैं बताना भूल गई, ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम है इसी प्रोसेस को बोला जाता है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। हॉल हेरोल्ड, ये बोल सकते हो बोल सकते हो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों का नाम है, जिन्होंने ये एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के प्रोसेस को काइंड ऑफ हमारे सामने रखा कि हम एल्यूमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करें। एल्यूमिनियम तो वैसे खुद में अगर इसको एल्यूमिना से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो बहुत हाई टेम्परेचर है, तो क्या सोल्यूशन लेके आएंगे, तो इसीलिए इसका नाम हॉल हेरोल्ड है। 2 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ का नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है। अब हम लोगों को इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए इसके इलेक्ट्रोड्स कैसे हैं पहले हम लोग बता ही देते हैं, या पहले लिख लेते हैं। कैथोड क्या रहेगा और एनोड क्या रहेगा, इस पूरे प्रोसेस को हमको समझना है। और थोड़ा सा तुम लोगों को बेसिकली दिमाग लगाना पड़ेगा इसका पूरा सेटअप क्या है। हम लोग सबसे पहले एक आयरन या स्टील का काइंड ऑफ एक बड़ा सा टैंक लेंगे, ठीक है। इसीलिए क्योंकि नीचे का बेस पिघलना नहीं चाहिए, इसीलिए आयरन या स्टील का हम लोग अच्छा खासा टैंक लेंगे। और इस आयरन और स्टील टैंक में हम लोग इस तरीके से कार्बन का एक लाइनिंग करेंगे, यानी कि कार्बन का एक कोटिंग करेंगे, मोटा सा कोटिंग। यानी तुम आयरन का एक समझो बर्तन है और पूरा उस पर कार्बन का कोटिंग है, कार्बन ग्रेफाइट, ऐसे बेसिकली ग्रेफाइट कार्बन से ही बना होता है, ठीक है। तो उसका कोटिंग करेंगे, तो ये कार्बन लाइनिंग है और तुम लोग ड्रॉ करोगे इस चीज़ को, ये कार्बन लाइनिंग है और ये हम लोगों का आयरन या स्टील टैंक है, ठीक है, पहली बात। और इसमें बहुत थिक एक कार्बन लाइनिंग हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें से, अब देखो ये तो है ही, अब इसमें से हम लोग ऐसे ऐसे करके कार्बन के ही रॉड्स लटकाएंगे, ऐसे ऐसे करके। अरे मैं 3 बना रही हूँ, तुम लोग 3 से ज़्यादा बनाओ, 2 ही बनाओ, वो तुम्हारा कंसर्न है। ऐसे ऐसे करके हम लोग रॉड लटकाएंगे और ऑफ कोर्स इन रॉड्स में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाले हैं। इन रॉड्स को हम लोग बिजली से कनेक्ट ज़रूर करते हैं, ठीक है। ये जो कार्बन लाइनिंग है इसको थोड़ा हम लोग डार्क कर लेते हैं। ये जो रॉड्स हैं, ये रॉड्स भी कार्बन के ही बने हुए हैं, तो ये भी कार्बन रॉड्स हैं, ठीक है। ये भी कार्बन रॉड है, तो कार्बन का ही लाइनिंग किए, कार्बन का ही रॉड ले लिए हैं। अब ज़रा सुनना, कुछ बोल रही हूँ। ये जो कार्बन के रॉड लिए हैं ये तुम्हारा है एनोड, यानी ये तुम्हारा एनोड है, और ये एनोड है यानी कि ये तुम्हारे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा कार्बन लाइनिंग मोटा सा किए हो, ये ही तुम्हारा काम करेगा कैथोड की तरह। मतलब नॉर्मल डिज़ाइन से थोड़ा अलग डिज़ाइन लेंगे, ये है कैथोड। और ये तुम लोग जानते हो ये नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है। मतलब समझ रहे हो, जब भी कोई भी कैटायन कैथोड की तरफ आएगा तो एक्चुअली में इस लाइनिंग के आसपास चिपकना चालू हो जाएगा, है ना। और जो भी एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा वो इधर इसके आसपास रहेगा, यानी कि वो इधर मौजूद होगा जबकि ये सेपरेट आउट हो जाएगा। इस तरीके का हम लोगों ने किया, ठीक है। क्योंकि हम लोग को सिर्फ एल्यूमिनियम को हटा नहीं लेना है, हम लोग को एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट मतलब सिर्फ हटा के नहीं रख लेना है, हम लोग को सेफली उस गरम एल्यूमिनियम को निकालना भी है, सो दैट हम लोग उसको बाद में ठंडा करें और उससे हम लोग वेरियस चीज़ें बनाएं, ठीक है। तो वो भी हमको करना है, और इसी में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डुबोते हैं। ये वही इलेक्ट्रोलाइट है जिसका कॉम्पोजिशन मैंने थोड़ा देर पहले बताया था। तो इसमें याद रखना, कार्बन का ही एनोड लेते हैं और कार्बन का ही कैथोड लेते हैं, लेकिन देखो कैथोड जो है वो लाइनिंग के रूप में हम लोग ले रहे हैं, जो कि तुम्हारा आयरन या स्टील टैंक जो है उसके पूरा इनर वॉल पे लाइंड किया हुआ है। ओके, हो गया। ओके, सो ये हम लोगों ने लिखा, मतलब मैंने लिख दिया है, अब मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, तुम लोग समझ गए हो कि क्या लेना है। ओके, डायग्राम रखो अपने पास। अब यहाँ पे समझो डिसोसिएशन। एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिना लिया था तुमने, एल्यूमिनिया Al2O3, अब इसका होगा डिसोसिएशन, ये अब ब्रेक डाउन करने वाला है। दीदी बाकी का क्या होगा, क्रायोलाइट का क्या होगा, वो सब भी देखो। हम लोग ना हॉल हेरोल्ड का जो प्रोसेस है उसका बहुत मतलब क्लास 10 वाला वर्जन देख रहे हैं, हम लोग उतना कॉम्प्लिकेटेड वर्जन नहीं देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग अभी उस पूरे हिस्से को इग्नोर करेंगे, ठीक है। हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे कि एल्यूमिना के साथ क्या होने वाला है, ठीक है।
तो तुम लोग जानते ही हो कि ये ब्रेक डाउन करेगा। अब एल्यूमिनियम का, आई होप यू नो कि एल्यूमिनियम 13 एटॉमिक नंबर होता है और इसीलिए इसका होगा 3+। कहाँ से आया दीदी? पढ़ा चुकी हूँ, अब मैं दोबारा नहीं बताऊँगी। और ऑक्सीजन का तुम लोग जानते हो O का होता है 2-, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। एल्यूमिनियम का होता है 3+ और ऑक्सीजन का होता है 2-, बट बैलेंस्ड नहीं इक्वेशन। यहाँ O3 है और यहाँ पे एक सिंगल O लिखे हो तो यहाँ पे 3 बना दो, 3 ठो O है और हर एक O का जो तुम बोल सकते हो इसका जो चार्ज है वो है -2, ठीक है। और यहाँ पे एल्यूमिनियम Al2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम का एक का है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है। ये एल्यूमिनियम का एक का लिखा हुआ है, ये एल्यूमिनियम का कैटायन है, लेकिन ऐसे 2 एल्यूमिनियम के एटम्स लेने हैं। यहाँ पे एक बैलेंस होना चाहिए ना इक्वेशन। यहाँ पे एक ऑक्सीजन का ये है लेकिन 3 है, हो गया। तो इस तरीके से आयंस डिसोसिएट हो चुके हैं, आयंस बिखर चुके हैं। अब यहाँ पे सिंपली कुछ अब डिफ़िकल्ट नहीं है। कैथोड पे चले जाओ। कैथोड क्या होता है? नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है, तो कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा? बिकॉज ये नेगेटिव साइड है, देखो यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, जानते ही हो नेगेटिव साइड का मतलब बताई थी। ये आपने आसपास एक नेगेटिव फील्ड जनरेट किया है। जितने भी कैटायंस यहाँ घूम रहे इलेक्ट्रोलाइट में सब इसके तरफ आने लगेंगे, और जैसे इसके तरफ आएंगे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और इलेक्ट्रॉन गेन करते ही वो न्यूट्रल बन जाएंगे। बट यहाँ पे तुम देख ही रहे हो कि इसको न्यूट्रल बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। इसको न्यूट्रल 3+ है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने गिव अप किया था, तभी तो ये कैटायन था। वापस 3 गेन करके ये एल्यूमिनियम एक नॉर्मल मेटल के रूप में जमा होने लगेगा, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में होगा। तो बोल सकते हो ये मोल्टन स्टेट में जमा होगा। कहाँ पे? कैथोड लाइनिंग के आसपास। पहले से इसको लिखो, कैथोड लाइनिंग के आसपास ये जमा हो रहा है, ओके। और एनोड पे क्या होगा? एनोड पे कौन जाएगा? ये जाएगा भैया। और तुम लोग जानते हो ये क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रल बनने का कोशिश करेगा, और न्यूट्रल बनने के लिए ये 2 अपना इलेक्ट्रॉन्स गिव अप करेगा। लेकिन ये न्यूट्रल बन गया है, लेकिन तुम लोग जानते हो कि ऐसा एक और चाहिए होगा। हम लोग को ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा 2 ऑक्सीजन अपने आप को मतलब ये तो न्यूट्रल बन गया, लेकिन एक ऑक्सीजन अकेला तो रहता नहीं है। तो ऐसा समझो 2 ऑक्सीजन जो थे, ऑक्सीजन के एनायंस, वो न्यूट्रल बने, तो 2 ऑक्सीजन के अलग अलग एटम्स क्रिएट हुए, ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे और ये बन जाएगा O2। इसका मतलब क्या? ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है एनोड पे। ये भी आ सकता है बड़े आसानी से क्वेश्चन में कि एनोड पे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के दौरान कौन सा गैस रिलीज हो रहा होता है। आई जस्ट पुश इट डाउन। कौन सा गैस रिलीज हो रहा होता है? विच इज़ ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा दिक्कत है, यही ऑक्सीजन गैस एक बहुत बड़ा दिक्कत पैदा कर रहा है। क्या है वो दीदी दिक्कत? और ये दिक्कत इम्पॉर्टेंट है। ये जो ऑक्सीजन गैस तुम लोग देख रहे हो सबसे बड़ा दिक्कत पैदा करेगा। क्या है ये दिक्कत? ये है एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है, कैथोड पे तो एल्यूमिनियम आ गया है ना। और धीरे धीरे क्या होता है, एल्यूमिनियम जो यहाँ जमने लगा है, उस एल्यूमिनियम को धीरे धीरे ऐसा एक बोल सकते हो एक रास्ता ओपन कर दिया जाता है, जिससे ये एल्यूमिनियम धीरे धीरे करके कुछ देरों में, हो सकता है कि 60 मिनट्स के गैप में समथिंग, हम लोग इसको धीरे धीरे करके बाहर निकाल लें, क्योंकि हमको एल्यूमिनियम से मतलब था। बट दिक्कत यहाँ ये है कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है, ये ऑक्सीजन इन एनोड्स को ख़त्म कर देगा। क्यों? एनोड किसके बने हुए? कार्बन के। ऑक्सीजन और कार्बन बहुत अच्छा रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन और कार्बन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे प्रोड्यूस कर सकता है। एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ये जो गरम गरम ऑक्सीजन 950 डिग्री सेल्सियस का बात हो रहा है, तो ये जो गरम गरम ऑक्सीजन निकल रहा है, गरम गरम भाप के फॉर्म में ऑक्सीजन निकल रहा है, ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन जो है ये एनोड में जो कार्बन लगे हुए हैं उससे रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि O2 reacts with carbon of anode and forms carbon monoxide and carbon dioxide। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने लगता है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए ऐसा होने लगता है। अब क्या होगा?
इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। इसका सोल्यूशन ये होता है कि हम लोग इस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, ये जो देख रहे हो ना इलेक्ट्रोलाइट जो तैर रहा है, इसके ऊपर एक पतला सा कार्बन का पाउडर छिड़क देते हैं। तुम ऐसा समझो पानी का एक पूरा इलेक्ट्रोलाइट है, उसके ऊपर एक पतला कार्बन का लेयर छिड़क रहे हैं। क्यों छिड़क रहे हैं? ताकि ये जो एनोड पे आके ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ, ये ऑक्सीजन डायरेक्ट एनोड के कार्बन से रिएक्ट ना करे, पहले उस पाउडर से रिएक्ट करे। समझ रहे हो? तुम इमेजिन करो तुम्हारे पास जो बाल्टी है और इस बाल्टी में तुमने ऊपर ऊपर से पाउडर, तो पाउडर तैरेगा, पाउडर ऊपर ऊपर तैरेगा, वाइट वाइट सा एक पूरा लेयर जम जाएगा। तो तुम वैसे ही चाहते हो कि कार्बन तैरे और जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है पहले वो पाउडर वाले कार्बन से रिएक्ट करे, उसके बाद फिर जाके उसको अटैक करने का मौका मिले ऊपर वाले एनोड के कार्बन से। और टेक्निकली जब तक वो अटैक करने के मौके पे आएगा हम दोबारा कार्बन के पाउडर छिड़क देंगे। सो ये एक तरीका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे पाउडर्ड कार्बन को हम लोग स्प्रिंकल कर देते हैं मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। तो सॉल्यूशन क्या है? स्प्रिंकल पाउडर्ड कार्बन ऑन मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यही है तुम्हारा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। हर एक हिस्सा इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, अब आ जाओ, ये हो गया एप्लीकेशन नंबर 1। अब आ जाओ एप्लीकेशन नंबर 2 विच इज़ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। उसका बात करें। ठीक है, पहली बात तो इसका जो डिटेल कॉन्सेप्ट है ये हम लोग मेटलर्जी के चैप्टर में ही देखेंगे। और मेटलर्जी का चैप्टर जैसा कि मैंने बताया है कि वो ऐप पे आएगा। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पेड कोर्स। लेकिन मैं इलेक्ट्रोलिसिस जो एक बेसिक चैप्टर है ताकि मेटलर्जी समझ में आए, वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ, जो कि ऑलमोस्ट 4 से 5 लेक्चर्स होगा। आई थिंक 4 लेक्चर्स में हो जाने वाला है। सो पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर क्या है, पढ़ोगे मेटलर्जी में भी कि काफ़ी बार हम लोग, क्योंकि ये सारे के सारे ज़मीन पे मिलते हैं और ये जिस फॉर्म में मिलते हैं, इस फॉर्म में, और ये जिस फॉर्म में मिलते हैं, काफ़ी बार इस फॉर्म में बहुत ज़्यादा ही इम्प्योरिटी मिला होता है। यानी कि तुमको नेचर अलग से कॉपर निकाल के नहीं देगा। कॉपर बहुत सारे और मेटल के साथ खिचड़ी पका होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रूड कॉपर, रॉ कॉपर, जिसमें कॉपर भी है और भी बहुत नाना प्रकार के और मेटल्स मिले हुए हैं। तुमको कॉपर उसमें से अलग करना है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो इसीलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस का यूज़ करेंगे इस चीज़ को करने के लिए। तो पर्पस क्या है, क्यों करना चाहते हैं हम लोग? रिमूव करना चाहते हैं इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम क्रूड कॉपर। क्रूड यानी कि वही जो खिचड़ी पका हुआ है कॉपर का, उसमें से वो इम्प्योरिटीज़ को अलग करके कॉपर को सेपरेट आउट करना चाहते हैं। ये इम्प्योरिटीज़ क्या क्या होते हैं? Ag यानी कि तुम्हारा सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, फिर तुम्हारा आयरन, निकल, जिंक, ये सारा साथ में मिक्स्ड होता है और तुम इन सबको अलग करना चाहते हो। तुम चाहते हो सिर्फ कॉपर मिले, तुमको इन सबको को अलग कर देना है। ठीक है, तो कैसे किया जाए? ऑफ कोर्स अगर हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का बात कर रहे हैं तो हम लोग को एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होगा। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग कॉपर सल्फेट लेते हैं। हम लोग बात करेंगे बाद में, मोस्ट प्रॉब्ली मेटलर्जी के चैप्टर में बात करूंगी कि किसको हम लोग सॉल्ट बुलाते हैं, किसको हम लोग एसिड्स बुलाते हैं, किसको हम लोग बेस बुलाते हैं, अल्कली बुलाते हैं। अभी के लिए जस्ट मैं जितना बोल रही हूँ समझो। कॉपर सल्फेट हम लोग लेते हैं और कॉपर सल्फेट को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिज़ोल्व करके लेते हैं। यानी कॉपर सल्फेट को हम अलग से नहीं लेते, हम कॉपर सल्फेट लेते हैं CuSO4, उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड डिज़ोल्व फॉर्म में, ऑफकोर्स 60 डिग्री के टेम्परेचर पे हम लोग उसको लेते हैं। और ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेना है, लगभग 5 से 10% सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। ठीक है, एनोड में क्या लेना है? अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, याद रखना इस चीज़ को। एनोड हमेशा उस चीज़ को बनाओगे जो कि इम्प्योर वर्जन में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम प्योर कॉपर निकालना चाहते हो एक इम्प्योर कॉपर से, यानी कि एक कॉपर जो कि खिचड़ी पका हुआ है, क्रूड कॉपर है, उसमें से तुम एक प्योर कॉपर निकालना चाहते हो। तो तुमको क्या करना है, तुमको 2 स्ट्रिप्स लेना पड़ेगा। एक होगा इम्प्योर कॉपर का, इम्प्योर कॉपर का, ठीक है, और एक होगा प्योर कॉपर का। दीदी प्योर कॉपर कहाँ से आएगा? अरे बाबा प्योर कॉपर कहीं से लाना पड़ेगा। प्योर कॉपर बनाना पड़ेगा, मतलब तुमको कैथोड के फॉर्म में प्योर कॉपर रखना पड़ेगा, एनोड के फॉर्म में इम्प्योर रखना पड़ेगा। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी चीज़ का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करना है उसका इम्प्योर वर्जन एनोड में रहेगा और उसका
जो तुम्हारा प्योर वर्जन है वो कैथोड में रहेगा। यानी कि जो तुम्हारा उसका पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, वो इम्प्योर वाला रहेगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो प्योर वाला रहेगा। इसको पहले नोट डाउन करो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिसोसिएशन। अगेन ये मेटलर्जी में बेटर समझ में आएगा, बट ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डिसोसिएशन। ऑफ CuSO4, कॉपर सल्फेट का डिसोसिएशन ऑफ कोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग को इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, ऑफ कोर्स। तो ये हम लोगों का डिसोसिएट हो चुका है, यानी हम लोग आयंस के फॉर्म में ले लिए, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाइल्यूट कर लिया है ना, और थोड़ा गर्म टेम्परेचर में लिया है, तो ये अपने आयंस में टूटने लगा है, डिसोसिएट हो गया है। अब क्या होगा देखो, कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा। कैथोड नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है, तो कैथोड किसको बुलाएगा अपने पास, कैथोड बुलाएगा Cu2+ को, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है, ये तुम्हारा कैथोड है, ये तुम्हारा एनोड है। तुमने एक एनोड बनाया है इम्प्योर का, एनोड बनाया है इम्प्योर का, कैथोड बनाया है प्योर का। इतना समझ में आ रहा है। अब हम लोग बोल रहे हैं कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा। ये जो Cu2+ आयंस घूम रहे हैं, बिकॉज कैथोड नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है, तो इसके इर्द गिर्द नेगेटिव फील्ड जनरेट हो गया। Cu2+ उसके पास आएगा, Cu2+ आके इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, 2+ यानी 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन करते ही ये Cu हो जाएगा। Cu यानी कॉपर का डिपॉजिट। ये जो कॉपर का डिपॉजिट, इसका मतलब क्या, ये जो तुमको दिख रहा है यहाँ पे प्योर कॉपर था ना, कैथोड प्योर कॉपर, इसके ऊपर कॉपर का और लेयर चढ़ने लगा है, क्योंकि और कॉपर आके डिजॉल्व होके, मतलब यहाँ पे जो डिसोसिएशन हुआ है कॉपर का, उसमें से कॉपर आयंस यहाँ पे आते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, और कॉपर सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे जमने लगता है, ठीक है। एनोड पे क्या होगा, ठीक है। तो एनोड किससे बना हुआ है, अब यहाँ पे देखो SO4 2 माइनस है, ठीक है, यानी सल्फेट का आयन है। ये सल्फेट का आयन, अब तुम देखो यहाँ पे, ये सल्फेट का आयन एनोड से अट्रैक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे सल्फेट आयंस कुछ नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि सल्फेट आयंस अपने इलेक्ट्रॉन्स गिव अप कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कॉपर का ये जो बना हुआ है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो एनोड का क्या होगा। एनोड का कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब अब देखो यहाँ पे एनोड का क्या होगा। ये जो सल्फेट आयंस हैं, अब तुम बोलोगे कि सल्फेट आयंस जाएगा एनोड के पास और इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देगा और न्यूट्रल बन जाएगा, ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे जो इम्प्योर तुमने कॉपर लिया था, इसमें से कॉपर को इस इम्प्योर मतलब इसमें कॉपर भी है, इसमें सिल्वर, इसमें गोल्ड, इसमें प्लैटिनम, इसमें जिंक, इसमें मान लो आयरन, ये सब कुछ है, कॉपर भी है। ये क्या कहता है प्लीज़ समझो, इस पूरे इम्प्योर कॉपर में कॉपर कहता है कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करूँगा। यानी कि सल्फेट आयंस बस यहाँ पे पड़ा हुआ है, मीडियम काम, मतलब एज अ मीडियम वर्क कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट में, लेकिन उसका एज सच कोई काम नहीं है। ये इम्प्योर कॉपर, ये इम्प्योर कॉपर का जो रॉड है, इसमें से कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करने लगता है। और कॉपर, प्लीज समझो, कॉपर न्यूट्रल था, जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये कॉपर आयन के फॉर्म में आ जाएगा। उल्टा सोचो ना, इसको मिक्स करके ये बनेगा, वैसे टाइप का कॉपर आयन बन जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। यहाँ पे मुद्दा ये है कि यानी कि ये कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कॉपर के आयन के रूप में डिज़ोल्व होगा। इसीलिए सॉल्यूशन का कलर जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से कॉपर आयन इधर चला गया, चिपक गया, बट यहाँ से इम्प्योर कॉपर में से यहाँ डिज़ोल्व होते रहा। इससे क्या होगा, इम्प्योर कॉपर में, प्लीज समझो, इम्प्योर कॉपर के कॉपर एक एक करके यूज़ में आ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कॉपर यूज़ अप हो रहा है, आयंस के फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट में आएगा और फिर जाके यहाँ चिपक जाएगा। तो ये हेल्प कर रहा है कि हम लोग कॉपर को अटेन करें, यहाँ से कॉपर हम लोग इधर इधर पहुँचा रहे हैं। दीदी बाकियों का क्या होगा, बाकियों में क्या होता है कि जो सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये बहुत मतलब ये इनर्ट होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये भी टाइम टू टाइम, बिकॉज जैसे जैसे कॉपर जा रहा है तो बॉन्ड ढीला हो रहा है, ये लोग अलग अलग टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, क्योंकि कॉपर छोड़ के जा रहा है, तो धीरे धीरे इनके भी टुकड़े गिर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट में। और इलेक्ट्रोलाइट में ये जो टुकड़े गिर रहे हैं,
ये नीचे जमने लगते हैं, क्योंकि ये बोल सकते हो डिज़ोल्व नहीं होंगे, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते तो डिज़ोल्व नहीं होंगे, तो ये टुकड़े जमते रहते हैं और ऐसे बॉटम में पूरा का पूरा एक बोल सकते हो पूरा का पूरा एक जमा हुआ अंश इकट्ठा हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एनोड मड, जिसमें सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, जिंक, काफ़ी बार आयरन का भी कुछ हिस्सा डिज़ोल्व हो जाता है लेकिन कुछ पड़ा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा एक मिश्रण पड़ा रहता है एनोड के नीचे। इसी को बोलते हैं एनोड मड। यानी जब तुम ये रिएक्शन करोगे कि तुम इम्प्योर कॉपर में से कॉपर निकाल लो, तो होगा क्या कि जो कैथोड है उसका मास बढ़ते जा रहा है, उसमें कॉपर आके लगता जा रहा है। जो एनोड है उसमें से कॉपर निकल के सोल्यूशन में डिज़ोल्व हो रहा है, तो सोल्यूशन का रंग चेंज नहीं होगा, ब्लूइश ही रहेगा। लेकिन जो बाकी और भी हैं जो लेस रिएक्टिव है वो एनोड के नीचे इकट्ठे होंगे और इसको बोला जाता है एनोड मड। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि एनोड मड किसको बोलते हैं। तो यही इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के दौरान जो तुम्हारा एनोड है उसमें से जो भी लेस रिएक्टिव मटेरियल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते, वो इलेक्ट्रोलाइट में नीचे पड़े रहते हैं अनडिजॉल्व फॉर्म में, उन्हीं को एनोड मड कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा कैथोड का रिएक्शन, ये रहा एनोड का रिएक्शन। ये मैंने ब्रीफ में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बता दिया। ठीक है, तो ये सेकंड एप्लीकेशन है किसका, इलेक्ट्रोलिसिस का। थर्ड एप्लीकेशन हम लोग देखने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ भूलना मत, इम्पॉर्टेंट ये है, ये भूलना नहीं है कि जो चीज़ तुमको चाहिए उसको तुमको कैथोड बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल प्योर कॉपर चाहिए था तो प्योर कॉपर का एक लेयर लेके उसको कैथोड बनाना पड़ेगा, और जो चीज़ तुमको नहीं चाहिए मतलब जो इम्प्योर वर्जन है उसको एनोड बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। फिर आते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे, जो कि तीसरा इसका एप्लीकेशन है। तो ये बेसिकली तीसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलिसिस का। समझना होगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब क्या होता है। अगर तुम एक बेस मेटल को एक डिज़ायर्ड मेटल के साथ कोट करना चाहते हो, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दीदी समझ में नहीं आया, समझ लो। एक नॉर्मल पीतल का, तुम्हारे पास एक पीतल का अंगूठी है, लेकिन तुम उसके ऊपर एक बोल सकते हो गोल्ड का प्लेटिंग करना चाहते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं ना सिटी गोल्ड। बहुत सारे लोग सिटी गोल्ड का चीज़ें पहनते हैं। तो अगर तुम्हारे पास कुछ चीज़ नकली है लेकिन उस पर एक तुम प्लेटिंग करके उसको वैसा एक फिनिश, एक ऐसा लुक देना चाहते हो जो कि सस्ते में वही लुक दे तुमको, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग काफ़ी यूज़ होता है, बहुत सारा जगह पे यूज़ किया जाता है, सो दैट हम लोग जो प्रोडक्ट शायद वो ओरिजिनल गोल्ड का नहीं होगा लेकिन उसको एक प्लेटिंग करके गोल्ड का फिनिश, गोल्ड का टच दे सकते हैं। ओरिजिनल सिल्वर नहीं होगा लेकिन सिल्वर का एक टच दे सकते हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो कोई एक बेस मेटल होगा, पीतल है, तांबा है, कॉपर है, व्हाटएवर, और उसके ऊपर तुम एक दूसरा डिज़ायर्ड जो भी तुमको इच्छा हो उस मेटल का तुम एक प्लेटिंग, कोटिंग कर रहे हो, पतला सा थिन लेयर लगा रहे हो। तो इसका बहुत सारे यूसेज है, मेटलर्जी चैप्टर में अगेन देखना होगा। इसके बहुत सारे एक्चुअल में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हम लोग मेटलर्जी चैप्टर में ही देखते हैं। इसमें कुछ जनरल मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अच्छे से याद रखना। द ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड, उसको कैथोड बनाना है। इसका मतलब दीदी फॉर एग्जांपल तुम एक पीतल, पीतल के चम्मच के ऊपर गोल्ड का प्लेटिंग करना चाहते हो, तो पीतल का चम्मच के ऊपर प्लेटिंग करना चाहते हो, जिस चीज़ के ऊपर प्लेटिंग करना चाहते हो, जिस ऑब्जेक्ट को प्लेट करना चाहते हो, उस ऑब्जेक्ट को तुमको कैथोड बनाना है। द ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड, उसको तुमको कैथोड बनाना है। और जिस चीज़ का कोटिंग करना है, गोल्ड का कोटिंग करना है, सिल्वर का कोटिंग करना है, जिस चीज़, जिस डिज़ायर्ड मटेरियल का यूज़ करना है कोटिंग करने में, उसको तुमको एनोड बनाना है। द ऑब्जेक्ट, द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट which is to be coated, the desired object which is used to coat the other। ठीक है, तो एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, तुम एक कॉपर का स्पून ले लिया और उसके ऊपर तुम कोटिंग करना चाहते हो सिल्वर का, सिल्वर कोटिंग। तो इस तरीके से, ऑफ कोर्स ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि तुम एक सस्ते माल के ऊपर महंगा चीज़ का कोटिंग कर रहे होते हो। ठीक है, यही होता है ना, तुम ऐसा तो नहीं हो कोई महंगा चीज़ के ऊपर सस्ता किसी चीज़ का कोटिंग करोगे, ऐसा तो नहीं होता है। सो कैथोड क्या है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है।
कैथोड तुमको वो चुनना है जो भी चीज़ का तुमको प्लेटिंग करना है उस चीज़ को, और एनोड तुमको वो चुनना है जो कि डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट है जिसको यूज़ करोगे तुम दूसरे को कोट करने के लिए। और याद रखना है इस पूरे प्रोसेस में डीसी करंट यूज़ करना है। तुम लोग जानते ही हो कि हम लोग एसी करंट यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि एसी करंट में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल स्विच होते रहते हैं, तो तुम्हारा जो कैटायंस और एनायंस का मूवमेंट है वो प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं हो पाएगा। तो इसमें भी डीसी करंट ही यूज़ करना है, लेकिन इसमें स्लो, यानी कि बहुत पावरफुल करंट नहीं चाहिए, हल्का स्लो तुमको, लेकिन बराबर से करंट मिलता रहे, ऐसा टाइप का। रोक रोक के करंट चलाएंगे ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हमको एक पतला रेगुलर कोटिंग करना है। ऐसा नहीं है कि जो स्पून का निचला हिस्सा है इसमें अच्छा कोटिंग हो गया और स्पून का बॉटम हिस्से में कोटिंग ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं। एक पतला बराबर का कोटिंग, अगर हर तरीके से एक बराबर कोटिंग हो, स्मूथ कोटिंग हो, उसके लिए तुमको स्लो एंड स्टेडी सप्लाई ऑफ डायरेक्ट करंट चाहिए। तो ये 3 बात बहुत अच्छे से याद रखना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से जुड़ा हुआ है। अब हम एग्जाम्पल में सिल्वर प्लेटिंग को लेते हैं, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना। सिल्वर प्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग का मतलब है सिल्वर को यूज़ करेंगे किसी और चीज़ को प्लेट करने के लिए। तो एग्जाम्पल हमारे पास है सिल्वर प्लेटिंग, ठीक है। तो सबसे पहला ऑफ कोर्स यदि अगेन आप इलेक्ट्रोलिसिस का एप्लीकेशन बता रही हैं, इसमें कैथोड क्या लेना है, एनोड क्या लेना है, इलेक्ट्रोलाइट क्या लेना है, डिसोसिएशन कैसे होगा, वो सब हम देखेंगे। कैथोड अभी तो बताया, जिस चीज़ का तुमको प्लेटिंग करना है, जिस चीज़ के ऊपर कोटिंग करना है सिल्वर का, उसको लो। तो हम लोग मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर का स्पून लिए, तुम कुछ और भी ले सकते हो, तुम ब्रास ले लो, ठीक है, तुमको जो लेना है ले लो। और फिर यहाँ पे हम लोग लेंगे एनोड। तो एनोड हम लोग किसका लेंगे भैया, जिस चीज़ का कोटिंग करना है जो आपका डिज़ायर्ड है। तो यहाँ पे आपको सिल्वर का करना है, तो यहाँ पे सिल्वर मेटल लेना पड़ेगा, प्योर लेना पड़ेगा। तो प्योर सिल्वर मेटल लेना पड़ेगा, तभी आपको वो अच्छा कोटिंग मिलेगा। ये 2 बात अच्छे से याद रखें। ये एग्जाम्पल है, तुम कुछ और भी ले सकते हो, ये एग्जाम्पल है। अब इलेक्ट्रोलाइट वाला पार्ट से आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि सिल्वर प्लेटिंग में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट क्या लेते हैं। ये सबसे बहुत ईजीएस्ट और सबसे ज़्यादा आस्क्ड क्वेश्चंस में से भी एक है। इसका नाम थोड़ा अजीब है, इसको बोलते हैं हम लोग पोटेशियम आर्जेंटो साइनाइड, ये नाम है। इसी को सिल्वर, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड ऐसे भी है, पोटेशियम सिल्वर साइनाइड ऐसे भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला, बहुत सारे लोग सिर्फ नाम याद करते हैं, फॉर्मूला याद नहीं करते हैं। अगर तुम फॉर्मूला याद नहीं करते हो तो तुम्हारा मार्क्स कटेगा, ठीक है। फॉर्मूला ही मेन है इसका, तो इसको थोड़ा देख लो, इसको कैसे लिखेंगे। पोटेशियम, ये नाम याद रखो, मेरे हिसाब से ये सबसे बेटर रहेगा। पोटेशियम का के, फिर आ जाओ Ag, आर्जेंटो। Ag बाय द वे सिल्वर को, आर्जेंटम सिल्वर का ही नाम है, तो Ag, ठीक है। साइनाइड को Cn होल ट्वाइस। ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का मतलब है कि ये जो तुम ले रहे हो, ये इलेक्ट्रोलाइट तुम चुन रहे हो। अच्छा, ये बाय द वे तुमको अकेले नहीं लेना है, इसको एक्वस स्टेट में लेना है। सो इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ aqueous solution with potassium cyanide, KCN, पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। इसको लिखो, यानी कि तुमको इलेक्ट्रोलाइट जो चुनना है उसमें तुम पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम आर्जेंटो साइनाइड का मिक्सचर लोगे। ये तुमको चुनना होगा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो सिल्वर प्लेटिंग में ये यूज़ होता है, बहुत अच्छे से याद रखो, ठीक है। सो कैथोड के रूप में जो भी चीज़ को आपको प्लेट करना है, एनोड के रूप में प्योर सिल्वर लेना है, और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आपको ये पर्टिकुलर चीज़ लेना है। अब डिसोसिएशन होगा, अब ये वाला चीज़ को हम तोड़ेंगे। सो डिसोसिएशन का बात करते हैं, ठीक है। तो डिसोसिएशन में क्या करना है कि आप तुम बस इसका चिंता करो, इसको तोड़ना है हमको। तो इसको तोड़ना है तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले K+, अब देखो इसको तोड़ने का तुमको ये पैटर्न याद रखना पड़ेगा। K+ और यहाँ पे आएगा,
तुमको पता है जो सबसे सामने लिखा होता है वो पॉजिटिव कैटायन के फॉर्म में होता है, और यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा है ये पूरा माइनस में, ठीक है। तो पहले हम लोग 2 हिस्से में तोड़े हैं, ओके। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा काफ़ी बार तुम लोग देखोगे कि ऐसे सिंगल एरो बना रहता है और काफ़ी बार डबल एरो बना रहता है। सिंगल एरो तभी लिखते हैं, देखो डबल एरो का मतलब ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल माने जैसे H2O में हम लोग डबल एरो बना देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं H+ और OH, मतलब होता क्या है, ये टूट के इन आयंस के फॉर्म में जाता है, कुछ कुछ आयंस ऐसे जुड़ के वापस ये भी बनाते हैं, तो दोनों साइड से रिएक्शन चल रहा होता है। लेकिन सिंगल एरो का मतलब है कि ये टूट के ही इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ऐसे उस टेम्परेचर उस प्रेशर वगैरह पे ये दोबारा रिवर्स नहीं हो पाता है। तो ऐसा कुछ बना होता है, इसीलिए सिंगल एरो और डबल एरो होता है। मतलब ये बोल रही हूँ, सिंगल एरो जब है तो इसका मतलब ये रिएक्शन यहाँ से यहीं जाएगा, उस टेम्परेचर उस प्रेशर पे वापस उल्टा वाला रिएक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन डबल एरो यानी उस टेम्परेचर प्रेशर माहौल में दोनों साइड से रिएक्शन चल रहे हैं, ब्रेक भी हो रहा है, जुड़ भी रहा है। तो तुमको दीदी इतना हम याद कैसे रखेंगे, कोई बात नहीं, कोई इतना याद रखने के लिए नहीं बोल रहा है, कोई इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, तुम याद करो। बेसिक जहाँ पे यूज़ हो रहा है एटलीस्ट नोट्स बनाते समय दिमाग में रखो, एग्जाम में नहीं आएगा याद तो सिंगल एरो दे देना, नहीं याद आ रहा है तो सिंगल एरो दे दो, ठीक है। डबल एरो मत दो, नहीं याद आ रहा है सिंगल एरो दे दो, ठीक है। अब ये वाला जो चीज़ है ये ब्रेक हो गया, अब ये वाला तो और टूट सकता है, तो ये वाला और तोड़ेंगे। और तुम लोग जानते हो ऐसे लिखा हुआ है यानी कि Ag2+ और यहाँ Cn माइनस, क्योंकि इसके बॉटम में कुछ नहीं है तो यहाँ पे Cn-। इस तरीके से हम लोगों ने ब्रेक डाउन कर लिया, लेकिन अभी बैलेंसिंग नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें बैलेंसिंग नहीं हुआ है तो ये इसमें ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो Cn2 है, 2 ठो साइनाइड के 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको 2 कर देते हैं। तुम्हारा सिल्वर का एक ही है, तो इस तरीके से ब्रेक डाउन किया, ठीक है। तो ऐसे लिख के प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। तो ये डिसोसिएशन है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कैसे कैथोड और एनोड पे रिएक्शन होगा। तुमको और कुछ भी चिंता नहीं करना है दीदी, इसका सबका चिंता करेंगे, तुम बस सिल्वर का देखो। सिल्वर का ब्रेक डाउन डिसोसिएशन में तुमको ये याद रखना पड़ेगा, लेकिन कैथोड पे फाइनली क्या होगा और एनोड पे क्या होगा उसके लिए तुमको बस ये सिल्वर का कैटायन को देखना है, ठीक है। चलो आ जाओ, सो कैथोड पे आ जाओ। कैथोड नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है, सिल्वर गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और सिल्वर डिपॉजिट हुआ। अब भूले तो नहीं हो कि कैथोड पे तुमने कॉपर का स्पून बिठाया था और उस पर तुम सिल्वर का कोटिंग करना चाह रहे थे। तो कैथोड पे जो कॉपर का स्पून था बिठाया हुआ था, आसपास नेगेटिव फील्ड जनरेट हो गया था, वहाँ से उसने सिल्वर को अट्रैक्ट किया और सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन जो है गेन किया और सिल्वर डिपॉजिट होना शुरू हो गया। तो यानी कि कैथोड पे उस कॉपर के ऊपर सिल्वर डिपॉजिट होना शुरू हो गया। अच्छा, एनोड पे तुम भूले तो नहीं हो, एनोड पे तुमने प्योर सिल्वर लिया था, तो प्योर सिल्वर गिर के सिल्वर आयन में, मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज करके सिल्वर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो होगा क्या, एक तरफ कॉपर स्पून ले लिया, मान लो तुमने चम्मच ले लिया कॉपर का, एक तरफ इस तरीके से सिल्वर का तुमने प्योर सिल्वर ले लिया, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोलाइट तुमने लिया था यहाँ से सिल्वर गया इसमें और यहाँ से सिल्वर ड्रॉप हो रहा है। तो ऐसे करके यहाँ का सिल्वर यूज़ आ रहा है इसमें जाने के लिए। बेसिकली ये इलेक्ट्रोलाइट मीडियम बन रहा है यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए। बस वही सेम कहानी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल इसी में देखो, गोल्ड प्लेटिंग का। ठीक है, गोल्ड प्लेटिंग आ जाओ। तो गोल्ड प्लेटिंग में क्या होगा, फिर से वही सेम कहानी। इसमें भी हम कैथोड क्या लेंगे, जिस चीज़ के ऊपर आपको गोल्ड प्लेटिंग करना है। फॉर एग्जांपल आपको एक पीतल के ऑब्जेक्ट के ऊपर करना है, तो ब्रास का कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो एक चम्मच है, एक बर्तन है, व्हाटएवर, उसके ऊपर आपको करना। ब्रास का एक ज्वेलरी है, लॉकेट है, उसके ऊपर आपको करना है। और एनोड आप लेंगे प्योर गोल्ड। इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल एकदम नाम सिमिलर है। इलेक्ट्रोलाइट लेना है हम लोग को पोटेशियम ऑरोसाइनाइड, क्योंकि
तुम्हारा गोल्ड का नाम है ऑरम, तो ऑरो साइनाइड, पोटेशियम गोल्ड साइनाइड भी कह सकते हो। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, KAU, याद रखना AU गोल्ड के लिए, AG सिल्वर के लिए है, CN होल्ड वाइस, और विथ एक्वस सोल्यूशन ऑफ KCN पोटेशियम साइनाइड। हो गया, ये लिए कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम सेम टू सेम है। डिसोसिएशन, दीदी डिसोसिएशन में क्या करेंगे, हम लोग तो भूल जा रहे हैं, कुछ भूलने वाला बात ही नहीं है। दीदी डिसोसिएशन अगर याद नहीं आया तो नहीं याद आएगा मत लिखना, याद आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, एग्जामिनर भी बोलेगा भाई बच्चा पढ़ के आया है। KAU CN होल्ड वाइस। अब इसको ब्रेक करो K प्लस में और ये पूरा का पूरा उठ के आ जाएगा, और फिर तुम लोग जानते हो ये वाला हिस्सा फिर ब्रेक डाउन होगा, ये वाला 2 सिग्नल कर रहा है कि ये AU 2 प्लस होगा, और ये CN कुछ नहीं, यानी कि CN माइनस रहेगा, लेकिन जानते हो यहाँ पे 2 ठो है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए जस्ट माइनस लिखेंगे और यहाँ 2 हो गया। हमको सिर्फ इसका चिंता करना है, इसके साथ क्या होगा। तो आ जाओ कैथोड पे, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, ये गया उसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये गोल्ड डिपॉजिट हो गया। भूले तो नहीं, तुमने ब्रास का एक ऑब्जेक्ट लिया था, उसके ऊपर गोल्ड चिपकना शुरू हो गया। और एनोड, एनोड पे क्या होगा, वो जो गोल्ड का तुमने मटेरियल लिया है, मेटल लिया है प्योर गोल्ड, वो गोल्ड कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन गिव अप करके। सो कैटायन ऐड हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट में, मतलब ये गोल्ड का आयन ऐड हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट में, और उधर वही आयन जा रहा है और आगे चिपक रहा है। इलेक्ट्रोलाइट एज अ मीडियम काम कर रहा है, तो ये गोल्ड प्लेटिंग हो गया। ठीक है, ओके, एक और देखते हैं, तीसरा हो गया, तीसरा वाला लेके आ रहे हैं, तीसरा का ही थर्ड एग्जाम्पल। व्हाट, या फिर प्लेटिंग कॉपर स्पून विथ निकल। निकल से हम लोग कॉपर स्पून को पेंट करना चाहते हैं, प्लेट करना चाहते हैं। कैसे करेंगे, तो भैया जिस चीज़ को आपको प्लेट करना है आप उस चीज़ को क्या बनेंगे, कैथोड। तो कैथोड पे क्या होगा, कॉपर स्पून। निकल चाहिए तो यहाँ पे आपको प्योर निकल का एनोड बनाना पड़ेगा। अब दीदी इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, दीदी इलेक्ट्रोलाइट तो हमको याद नहीं है, और नोबडी इज़ एक्सपेक्टिंग यू कि तुमको इलेक्ट्रोलाइट सबका याद हो कि क्या होगा, लेकिन मोटा मोटी कुछ कुछ तुमको याद रखना पड़ेगा, विच इज़ यहाँ पे हम लोग लेंगे निकल सल्फेट। निकल सल्फेट, और इसको थोड़ा सा एक्वस करने के लिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा कंसनट्रेटेड नहीं, थोड़ा सा इसको एक्वस स्टेट में लाने के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा H2SO4 के साथ भी इसको लेंगे। सो यहाँ पे हम लोग लेंगे निकल सल्फेट विथ H2SO4, लेकिन हम सिर्फ इसका चिंता करेंगे, सिर्फ इसका डिसोसिएशन का चिंता करेंगे। ठीक है, अच्छा अब दीदी क्या होगा, ये Ni है और ये SO4 2 माइनस है। तुमको यहाँ पे कुछ भी दिख रहा है कि ऐसा होल्ड वाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी इसका भी 2 प्लस रहा होगा, तभी तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस इसका और 2 माइनस इसका क्रिस क्रॉस होके ये कुछ बचा नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसे हिंट लगाना पड़ता है, ऐसे तुमको क्या याद रहेगा, नोबडी इज़ एक्सपेक्टिंग दैट, लेकिन ये बॉन्डिंग के चैप्टर में से ही ये हिंट पकड़ना आ गया होगा कि दीदी SO4 2 माइनस तो पक्का होगा, सल्फेट आयन है, और यहाँ पे भी कुछ हम लोग को बगल में साइड में कुछ तो दिख नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पे भी 2 प्लस रहा होगा, तभी तो ये कैंसिल आउट होके कोई इम्पैक्ट नहीं डाला। ये है, अब हमको सिर्फ चिंता करना है कि कैथोड पे क्या होगा। नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, निकल गया उसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया और वो निकल डिपॉजिट होना शुरू हो गया, और एनोड पे प्योर निकल लिया था, वो निकल डिज़ोल्व हो जाएगा आयन के फॉर्म में अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके। हो गया, कुछ भी कष्ट हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें तुमको प्रॉब्लम हो। ठीक है, सो दैट्स इट। इस वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस का एप्लीकेशन देखा 3। अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं उनसे डील करेंगे और इलेक्ट्रोलिसिस का चैप्टर पूरा